गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी शिक्षण विधियों में व्याख्यान और प्रदर्शन विधि की चर्चा हम लोग कर चुके थे। तो विद्यार्थियों, ये जो शिक्षण विधियां हैं इसमें ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दो प्रकार की शिक्षण विधियां हैं, यानी शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित। तो ये सभी विधियों का अध्ययन आपको नहीं करना है। आपके सिलेबस में जो 4-5 शिक्षण विधियां दी हुई हैं उनमें व्याख्यान विधि है और समस्या समाधान विधि है, परियोजना विधि है और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है। ये 4-5 विधियां हैं। तो उनमें से व्याख्यान विधि पे डिटेल में चर्चा की जा चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो विधि आती है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि जैसे आपको वर्ड से ही पता लग रहा है कि किसी भी प्रकार की दी गई समस्या का समाधान करना समस्या समाधान विधि कहलाता है। ये विधि सामान्य रूप से प्रयोगशाला विधि के रूप में वर्क करती है। जैसे प्रयोगशाला विधि कार्य करती है कि कोई भी समस्या आपको प्रदान कर दी जाती है, उस समस्या का समाधान आप लोगों को प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्सों का यूज करके या उपकरणों का यूज करके दी गई समस्या का समाधान करना होता है। जैसे एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकलों का आपको चयन करना है किसी दिए हुए मिश्रण से। एक मिश्रण आपको दे दिया गया, उसमें कुछ एसिड रेडिकल भी हैं, कुछ बेसिक रेडिकल भी हैं, है ना। तो जो अम्लीय तत्व भी हैं उसके अंदर और क्षारीय तत्व भी हैं। तो आपको प्रयोगशाला में जाकर उन तत्वों को खोजना है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई अम्लीय है जिसमें NaCl है मान लीजिए, तो NaCl को आप जो आपको मिश्रण मिला हुआ होगा प्रयोगशाला में जाकर उस मिश्रण को चख कर देख सकते हैं। चखा आपने, चखने के बाद आपने देखा कि इसमें नमक की कुछ मात्रा लग रही है। अगर नमक की कुछ मात्रा लग रही है तो उसके अंदर निश्चित रूप से ही NaCl होगा, ठीक है ना। अगर कोई सिट्रिक एसिड या खट्टा पदार्थ का कोई एसिड है तो आप उसमें थोड़ा सा हथेली पे लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अंगूठे से घिस के और सूंघ कर देख सकते हैं कि कुछ खट्टेपन की स्मेल आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा इसमें सिट्रिक एसिड वगैरह कुछ है ना कुछ है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो समस्या समाधान विधि होती है उसमें समस्या को किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, प्रयोगशाला में जाकर या फिर कहीं दूसरी जगह जाकर या फिर घर पे रहकर समस्या समाधान को हल किया जा सकता है, जो भी समस्या हम लोगों को प्रदान की गई है। तो उसके बाद जो है समस्या समाधान के बाद जब आप देखेंगे कि इस विधि में किन किन विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो कैसे कैसे आप प्रयोग करेंगे। देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि समस्या समाधान विधि को कैसे हम देखते हैं और कैसे उसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना। देखिए समस्या समाधान विधि समस्या समाधान विधि जो सामान्य रूप से प्रोसेस है इसका समस्या समाधान की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो प्रक्रिया में समस्या समाधान विधि, ये तो योजना आ गई, योजना और ये है समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो देखिए समस्या समाधान में संप्रत्या का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है, ठीक है ना।
ये गैगने के अनुसार है, समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग करता है। ठीक है ना। उसके बाद अब रिस्क के अनुसार ये 2-3 साइंटिस्टों ने समस्या समाधान की परिभाषाएं दी हैं। उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जैसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है, समस्या छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए ताकि उसको समस्या का हल ढूंढने में आसानी हो। देखिए, जिस लेवल के स्टूडेंट होते हैं उस लेवल की समस्या विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। ठीक है ना। अगर बच्चे एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल का सामान्य जानकारी रखते हैं तभी आप एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल से संबंधित समस्या बच्चों को दे सकते हैं। टाइट्रेशन की जानकारी अगर बच्चों को है तो टाइट्रेशन दे सकते हैं। किसी फिजिक्स में कोई प्रयोग कराना चाहते हैं तो फिजिक्स में लेंस का, दर्पण का, है ना, चुंबक का, इनकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, तभी आप उनसे संबंधित समस्या बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद समस्या छात्रों के लिए उपयोगी एवं व्यवहारिक होनी चाहिए। तो जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चों के लिए उपयोगी हो और व्यवहारिक भी होनी चाहिए, यानी कि व्यवहारिक रूप में बच्चे उसका कुछ ना कुछ प्रयोग कर सकते हों, तो वह समस्या बच्चे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद समस्या छात्रों पर एक भार की तरह नहीं होनी चाहिए, जिससे छात्र उसको प्रसन्नतापूर्वक हल कर सकें। समस्या जो बच्चों को दी जानी चाहिए वह एक प्रकार से बहुत ही रुचिपूर्ण होनी चाहिए, जिससे बच्चे समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकें। समस्या नई तथा व्यवहारिक होनी चाहिए, जिससे छात्रों को कल्पना शक्ति या वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। समस्या छात्रों के मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये तो थी समस्या समाधान की विभिन्न विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद समस्या समाधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, सर्वप्रथम ये जांच लेना कि समस्या किस प्रकार की है ना, तभी आप उस समस्या को प्रोसेस में डालें। उस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, लेबोरेटरी में जाके हो सकता है, किसी लाइब्रेरी में जाके हो सकता है, कई व्यक्तियों से मिलके हो सकता है, किस प्रकार की समस्या है और किस प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है। इसके पश्चात छात्र समस्या से संबंधित सृजनात्मक तथा गंभीर चिंतन में प्रयत्न कर सकते हैं, है ना। उसके बाद छात्र समस्या के अनुकूल शैक्षिक अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। फिर छात्र प्रकट समस्या का समाधान विभिन्न विकल्पों जैसे अर्जित अनुभवों और अन्य किसी विधि से उसको करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आती है समस्या समाधान के प्रोसेस में आती है। अब उसके बाद आता है समस्या समाधान के पद। तो पदों में जो इसका समस्या कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या का चयन। समस्या का चयन आप किस प्रकार से कर रहे हैं और किस लेवल के विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। जैसे कि 6 के बच्चों को आपको कोई समस्या देनी है तो आप जो उसका लेवल रखें, कक्षा 5 में जो बच्चों ने पढ़ा हो उससे थोड़ा ऊपर हटके होनी चाहिए। उससे अलग हटके आप समस्या का सिलेक्शन नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार से समस्या का सिलेक्शन आप करते हैं तो बच्चे उसका सलूशन आसानी से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसको कैसे आपने बच्चों के सामने उस प्रॉब्लम को प्रस्तुत किया और बच्चे किस प्रकार से उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद उपकल्पनाओं का निर्माण, है ना। तो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो भी समस्या बच्चों को दी गई उससे उपकल्पनाएं, यानी कि कुछ सब हाइपोथेसिस का निर्माण किया जा सकता हो। ठीक है ना। हाइपोथेसिस बच्चे ने बना ली। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि प्रदत्त संग्रह। डाटा कलेक्शन क्या होता है कि उस समस्या के समाधान के लिए बच्चे किस प्रकार से डाटा कलेक्शन करते हैं और कैसे कैसे समस्या को समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद
उसके बाद प्रदत्तों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा, जो डाटा का आपने सिलेक्शन किया है उसमें उन प्रदत्तों का एनालिसिस आप विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। तो प्रदत्तों का ये विश्लेषण हो जाता है। उसके बाद समस्या समाधान के जो गुण हैं, गुण को आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है, और समस्या समाधान के जो दोष हैं उनको भी आपको सेल्फ ही लिखना है, क्योंकि जब आप समस्या समाधान को समझ गए होंगे तो आप इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं कि किस प्रकार से समस्या समाधान के मेरिट को यूटिलाइज किया जा सकता है और डीमेरिट को इग्नोर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट उसमें हम किसी अन्य मेथड्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।